बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। थंबनेल पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि क्या हम शुगर के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और आखिर में आप इस सवाल का जवाब अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम में सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म आपको 4 हिस्सों में दिखाया जा रहा है। टेक्निकली ये 3 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल बताई जाएगी। सबसे पहला हिस्सा ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, जिसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाता है। उसके बाद इस पायरूवेट की ऑक्सीडेशन होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और उसके बाद एक साइकिल चलता है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, और आखिर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, उससे गुजरते हुए एटीपी जनरेट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपको पिछली वीडियोस में ये बताया जा चुका है कि हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है जिससे हमारी एनर्जी करेंसी बनती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता, बल्कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और स्टोर होता है, और बवक्त ज़रूरत हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हमारी बॉडी में पाई जाती है, उसको एटीपी कहते हैं। हम अपने खाने से ग्लूकोज हासिल कर लेते हैं, और पौधे अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है, जिसको आप पिछली वीडियोस में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज हम सेल के अंदर होने वाले उस प्रोसेस की बात करेंगे जिसके नतीजे में सेल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से अपने लिए एटीपी जनरेट करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला मरला, जिसे ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, यानी शुगर का ब्रेकडाउन, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस मरहले के पहले स्टेप में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में ये 1,6 बाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज जो है स्प्लिट कर जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, और इससे NADH और ATP बनता है। टोटल तादाद में देखा जाए तो 4 ATP और 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन चूंकि 2 ATP इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो नेट हमारा जो हासिल है वो 2 ATP और 2 NADH होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद अगला मरला पायरूवेट की ऑक्सीडेशन है। इस मरले के पहले स्टेप में पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होता है, और इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, जिसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। बाकी रह जाने वाले 2 कार्बन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं कोएंजाइम ए से, और एसिटिल को ए बनाते हैं, और इस मरले के तीसरे स्टेप में NAD+ जो कि कोएंजाइम है वो रिड्यूस हो जाती है NADH में। इस मरले के आखिर में हमारे पास 2 एसिटाइल को ए, 2 NADH और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद मरहला आता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल्स भी कहते हैं, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। इस साइकिल के अंदर एसिटाइल को ए, जो पिछले मरहले में आपने देखा, वो कंबाइन करती है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, और बनाती है 6 कार्बन, जिसको सिट्रेट कहते हैं। उसके बाद सिट्रेट जो है वो अंडरगो करता है सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसकी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है,
और NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ इस साइकिल में आप इसको बगौर देख सकते हैं। इस मरहले के अगले स्टेप में ATP प्रोड्यूस होता है और चौथे स्टेप में FAD रिड्यूस्ड होकर FADH2 बनाता है और आखिर में साइकिल खुद को रीजनरेट करने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा बनाता है ताकि प्रोसेस को रिपीट किया जा सके। इस एक साइकिल के एंड पर हमें 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं और ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं। वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिससे 2 एसिटाइल को A बने थे। और फिर आखिर में बारी आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मैट्रिक्स के अंदर। अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये वाला है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले इस कोक्यू में आते हैं इस जगह पर, और दूसरे कॉम्प्लेक्स से निकलकर भी इसी कोक्यू में आते हैं। फिर यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 3 के बाद यहाँ पर आपको साइटोक्रोम नामी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। यहाँ से आखिरी कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली NADH और FADH2 से ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में मूव करते हैं ये एनर्जी लूज़ करते हैं जो बाद में प्रोटॉन पंप चलाने के काम आती है। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन कैटायन, और इन प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस के अंदर भेजा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको ये प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जब ये प्रोटॉन एक ग्रेडियंट डेवलप करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ से मूव करते हैं, जिसको ATP सिंथेज कहते हैं, तो ADP ATP में कन्वर्ट होता है इन प्रोटॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। प्रोटॉन के इस फ्लो बैक को कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के आखिर में ये इलेक्ट्रॉन बिल आखिर ऑक्सीजन के साथ जाकर मिल जाते हैं और ऑक्सीजन बाद में प्रोटॉन के साथ मिलकर पानी बनाती है, यानी ये एंड प्रोडक्ट है जो ATP के जनरेट होने के बाद बनता है। आखिर में हम समरी ऑफ ATP प्रोडक्शन की बात करें तो हम देख चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 ATP जनरेट होते हैं, जिसमें से 2 तो ग्लाइकोलिसिस के अपने अंदर ही इस्तेमाल हो जाते हैं और 2 ATP एज ए एनर्जी सोर्स रह जाते हैं। उसके बाद पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 2 NADH एज ए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 ATP और 6 NADH और 2 FADH2 मिलते हैं। उसके बाद आखिर में बारी आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। उसके आखिर में हमें 28 से 34 ATP मिलते हैं। टोटल ATP अगर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात की जाए तो 30 to 38 ATP हमें मिलते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि सेल टाइप कौन सी है और कंडीशंस क्या हैं। आखिर में बारी आती है हमारे सवाल के जवाब की कि क्या हम शुगर के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम शुगर के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, यानी शुगर खाए बगैर, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मेजर एनर्जी फ्यूल है। अगर ग्लूकोज ना हो तो हमारे सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें हमारा जिस्म, हमारे सेल, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स और फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर लेता है।
तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।